हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था, हमारे चैप्टर का नाम है। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी है, जैसे कि किशोर अवस्था क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, यानी कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं शरीर में, और साथ ही साथ हमने हार्मोन की भी यहाँ पे बातें की हैं। तो आज एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक बार हम उन्हें यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो हमने बात की है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास आते हैं यहाँ पे गर्भावस्था, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, ठीक है, फिर वयस्क अब बनते हैं, और लास्ट में वृद्धा अवस्था आपके पास आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, किशोर अवस्था या एडोलसेंस के बारे में। सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी कि किशोर अवस्था किसे कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है किशोर अवस्था और प्यूबर्टी क्या होती है। तो आज हम प्यूबर्टी देखेंगे कि प्यूबर्टी किसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो यौवन होता है या प्यूबर्टी होती है उस किशोर अवस्था और यौवन में, यानी कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने बात की है यहाँ पे कि किशोर अवस्था जब आती है तो शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। देखो, हमने काफ़ी बार ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है आपसे, कई बार क्वेश्चन आता है कि किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताइए। तो आपको ये जो परिवर्तन है ये भी पता होने चाहिए, एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो अलग अलग चेंजेस है वो भी पता होने चाहिए। जैसे कि हाइट बढ़ती है तो आपको बताइए कि पहले जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट एकदम से बढ़ती है, बॉयज़ की हाइट जो है वो बाद में बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन एकदम से जो देखा जाता है, पहले जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट एकदम से बढ़ती है। फिर होता है कि बॉडी के शेप में चेंज आता है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में अलग अलग होगा। वॉइस में चेंज आता है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में अलग अलग होगा। आपकी फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो ग्लैंड, जो ग्रंथियां हैं वो ऑयल सिक्रीट करने लगती हैं। जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें मेच्योरिटी आने लगती है। मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी यहाँ पे आने लगती है। ये तो परिवर्तन है जो हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम व्हाट आर हॉर्मोन्स। हमने बोला कि जो भी परिवर्तन हमारे शरीर में आ रहे हैं वो हार्मोन की वजह से हैं। हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन को समझने के लिए हमने बात की थी कि हार्मोन जो हैं वो हमारे शरीर में स्रावित होते हैं कुछ हमारे बॉडी पार्ट से, जिनका नाम ग्लैंड्स या ग्रंथि होता है। हार्मोन ग्रंथियों से निकलते हैं, उनसे स्रावित होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, नेचुरल केमिकल या जो प्राकृतिक रसायन हमारे शरीर में बनते हैं और हमारे शरीर में स्रावित होते हैं। इनका काम होता है संदेश देना। संदेश का मतलब क्या होगा, देखो, जैसे किशोर अवस्था, यहाँ पे अब आप किशोर अवस्था में आपने प्रवेश कर लिया है, तो आपके शरीर में जो है वो चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस जो आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स ने मैसेज दिया है, और तब आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें चेंजेस आए हैं। चाहे वो वॉइस का चेंज होना हो, या आपके हाइट का बढ़ना हो, या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योर होना हो, ये सारे जो मैसेजेस हैं वो आपके हॉर्मोन्स पहुंचाते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने कुछ कुछ ग्रंथियाँ जो हैं वो भी देखी है, उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। तो अभी के लिए आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। बाकी बाकी आपने कुछ हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बार हम फिर से इसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि रिप्रोडक्टिव, जो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रजनन है, उसमें हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है, हॉर्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने कुछ चीज़ें समझी थी यहाँ पर, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझी थी। हमने कहा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो जीव हैं वो उनमें संतति का निर्माण होता है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो प्रजनन है या जो संतति का निर्माण है वो दो जनक या दो पेरेंट के द्वारा होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। हमने कहा कि मेल पेरेंट में भी एक स्पेशल सेल बनती है और फीमेल पेरेंट में भी एक स्पेशल सेल बनती है। अब ये जो सेल बनेगी, इन सेल के फ्यूजन या इन सेल के मिक्स होने से ही संतति का निर्माण शुरू होता है। लेकिन इन सेल के निर्माण के लिए, जो मैंने यहाँ पे येलो कलर में आपको दिखाई है, येलो कलर में जो यहाँ पे
हाईलाइट की गई हैं, ये सेल या इन कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो संदेश देते हैं वो हार्मोन्स ही देते हैं। हार्मोन रिलीज होंगे और हार्मोन ही यहाँ पे जो जनक होते हैं उनमें इन सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो संतति का निर्माण तभी होगा जब माता या पिता में या दोनों पेरेंट्स में ये सेल बनेंगे। इन सेल का नाम गैमीट होता है। अगर मेल में बन रहे हैं तो मेल गैमीट और फीमेल में बन रहे हैं तो फीमेल गैमीट। देखो दोनों अलग अलग प्रकार के गैमीट होते हैं, यानी कि मेल गैमीट अलग होगा, फीमेल गैमीट अलग होगा, उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, संरचनाएं अलग होंगी। ठीक है, अब इन गैमीट के फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन में। पढ़ लें एक बार। देखो, आपने बात की है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन। ठीक है, आप बस इतना भी याद रखेंगे कि जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन रिलीज करती हैं, तो ठीक है। तो आपने कहा हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन को रिलीज करती हैं आपके ब्लड में, आपके रक्त में, टू रिएक्ट अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। क्यों करती हैं? देखो, देखो आपने कहा कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। अब हार्मोन्स जो निकलता है वो ब्लड में जाता है और ब्लड के माध्यम से वो उस स्थान पे जाएगा जहां पर उसको काम करना है, जिसको हम टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। अब जब जैसे ही हार्मोन वहां पे पहुंचेगा टारगेट साइट में परिवर्तन आने लगेंगे। टारगेट साइट यानी कि वो भाग, वो अंग, वो ऑर्गन जहां पर उसको काम करना है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड in the body. The testes and ovaries secrete sex hormone. You have just learned that these hormones are responsible for male and female secondary characters. Further, hormones are under the control of a hormones, the pituitary gland. The pituitary secrete many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and male gamete form in the testes. अब ये क्या बोल रहा है देखो, इस डायग्राम पे आओ। देखो, आप यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके मस्तिष्क में यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे एक हार्मोन निकलता है, LH और FSH जो है इससे ये निकलेंगे, ये हार्मोन निकलते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको लोकेशन में बता रही हूँ, हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे एक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जो हैं ये जाते हैं सीधे मेल में, अगर हम बात करें तो मेल के प्रजनन भाग में जाएंगे, और अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल का प्रजनन भाग ये है, यानी कि यहाँ से LH और FSH निकलेगा और ये जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव भाग में। ये हार्मोन जो है, यही हार्मोन जो मैंने कहा था गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर गैमीट बनाने लगेगा। गैमीट, गैमीट को हिंदी में युग्मक कहते हैं। ठीक है, गैमीट या युग्मक बनाने लगता है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये LH और FSH ही रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में जो सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं। देखो LH और FSH जाते हैं यहाँ पे मेल में, किसमें, टेस्टिस में जाते हैं, और फीमेल में कहाँ जाते हैं, ओवरी में जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें बॉयज में, जैसे वो किशोर होते हैं तो बॉयज में क्या होता है, उनकी आवाज़ हैवी हो जाती है, उनके शोल्डर जो है वो ब्रॉड होने लगते हैं, उनमें जो दाढ़ी मूछ जो है वो आने लगती है। ये सारे कैरेक्टर किसकी वजह से हैं? आपने कहा क्योंकि LH और FSH कहाँ गया, यहाँ पे मेल के टेस्टिस वाले पोर्शन में जाता है और वहां से मेल हार्मोन निकलता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। इसकी वजह से ये सारे कैरेक्टर होते हैं। सेम ऐसा ही फीमेल में भी होता है। LH और FSH ओवरी में जाते हैं और ओवरी से क्या निकलती है, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। अभी आपको सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो हम रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो ओवरी से भी क्या निकलती है, फीमेल हार्मोन निकलते हैं, और इन्हीं हार्मोन की वजह से आप देखते हैं कि फीमेल की हाइट बढ़ती है,
फीमेल की जो वॉइस है वो सॉफ्ट हो जाती है, यहाँ पे फीमेल के बॉडी का जो शेप है वो यहाँ पे चेंज होने लगता है, ठीक है। और आपने कहा कि यही जो स्टेज है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, यानी कि मासिक जो धर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है इसी की वजह से। तो अब आप समझ रहे कि हार्मोन का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी या रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन में क्या रोल है हार्मोन्स का। अब देखो, हमने कहा कि सेकेंडरी आपसे पूछे जाते हैं कि बॉयज के सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं और गर्ल्स के सेकेंडरी कैरेक्टर यानी कि द्वितीय गुण क्या होते हैं। देखो, अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। आपने कहा व्हाट आर सेकेंडरी कैरेक्टर्स। आपने कहा एट प्यूबर्टी सम चेंजेस अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम each other. The features that develop in them are called secondary character और secondary sexual character, ठीक है। द्वितीय लक्षण होते हैं या द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने बोला कि जैसे ही बच्चे जो हैं वो किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, उनके शरीर में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं और ये परिवर्तन जो बाद में आते हैं, इन्हीं वजह से आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि जो गर्ल या बॉय है। देखो, जब बच्चे छोटे रहते हैं उन्हें एक जैसे कपड़े पहना दो, उनका एक जैसा हेयर कट कर दो, यहाँ पर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन बेबी बॉय है कौन बेबी गर्ल है। लेकिन जैसे आप किशोर बनते हैं, चाहे आप हेयर कट भी करा लेंगे, चाहे आप एक जैसे कपड़े भी पहना देंगे, तो आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दे सकते हैं कि कौन गर्ल है कौन बॉय है। और इन्हीं कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर कहते हैं, द्वितीय गुण कहते हैं, या फिर द्वितीय लैंगिक लक्षण या द्वितीय लैंगिक गुण कहते हैं। अगर हम बॉयज में बोले तो बॉयज में वो कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ, फेस पे जो है हेयर ग्रोथ आने लगती है, जैसे कि दाढ़ी का आना, मूछ का आना यहाँ पे, ठीक है। हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन चेस्ट एंड अंडर द आर्म्स एंड प्यूबिक एरिया। देखो, जो चेस्ट है, चेस्ट वाले एरिया में जो हेयर है वो आने लगते हैं, अंडर आर्म्स में आते हैं, प्यूबिक एरिया में आते हैं, वॉइस हैवी हो जाती है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। फीमेल में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यहाँ पे मेमरी ग्लैंड जो है वो डेवलप होने लगती है, ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर द आर्म्स एंड क्यूबिक एरिया, यहाँ पर क्या होता है, हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। एक बार पढ़ो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई हाइट ऑफ फैमिली मेंबर्स इज जनरली सिमिलर, यानी कि परिवार के सदस्यों की जो लंबाई है वो आमतौर पर एक जैसी क्यों होती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो है ये रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अभी हमने क्या बात की है, देखो, अभी तक अगर हम चैप्टर में बात करें तो हमने यहाँ पे बात की है कि जो एडोलसेंस है यानी कि किशोर अवस्था है वो क्या होती है। ठीक है, किशोर अवस्था की जो उम्र है वो कब शुरू होती है, उसमें होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इन परिवर्तनों के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन जो है वो प्रजनन में कैसे सहायक होते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास प्रजनन प्रजनन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है, हमारे पास क्वेश्चन आया है कि परिवार के सदस्यों की लंबाई आमतौर पर समान क्यों होती है, एक जैसी क्यों होती है। तो आगे आ जाओ। देखो, आपने भी नोटिस किया होगा कि परिवार के सदस्यों की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही
सेम होगी, हमेशा एक जैसी होगी। अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो वो हमेशा लंबे ही होंगे, अगर किसी के माता पिता छोटे हैं तो वो हमेशा छोटे ही होंगे। हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हाइट होती है वो परिवार के सदस्य की हाइट एक जैसी होती है। जैसे कि हमारे माता पिता की जैसी हाइट है, ऑलमोस्ट हमारी हाइट भी सेम वैसे ही होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम या अधिकतर जो चांसेस है वो यही रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखो, हमने अभी बात की है, हमने कहा कि जो फादर है और जो मदर है उनमें एक स्पेशल सेल की हमने बात की है जिसका नाम गैमीट है या युग्मक है। जो फादर है उसमें भी गैमीट बनते हैं और जो मदर है उसमें भी गैमीट बनते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्चुअली में गैमीट क्या होते होंगे, तो देखो, हमारे पास हमारी बॉडी में डीएनए, सुना है आपने डीएनए या क्रोमोसोम? तो देखो, हमारे शरीर में होता है डीएनए। ये डीएनए हमारी हर जानकारी के लिए उत्तरदायी होता है। हम कैसे दिखते हैं, हमारा रंग कैसा है, हमारी हाइट कैसी है, हमारे जितने भी गुणधर्म हैं वो हमारे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो सारे ही जो कैरेक्टर हैं वो डीएनए की वजह से आते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ये पैक हो जाता है कुछ ऐसे ऐसे पैक हो जाता है। जब डीएनए ऐसे पैक हो जाता है तो अब इसको गुणसूत्र कहते हैं, या मैं इसको क्रोमोसोम भी बोलूंगी, इंग्लिश में क्रोमोसोम और हिंदी में गुणसूत्र। और ये है हमारा डीएनए। आपने सुना होगा डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है वो हमारी हर कोशिका, हमारे पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, हमारी हर कोशिका में डीएनए होगा। और डीएनए अगर पैक है तो हम उसको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहेंगे। हमारी हर सेल में हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, ये ध्यान रखना, हर सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब हमने कहा कि जब यहाँ पे मदर एंड फादर में जो गैमीट बनते हैं, ये भी एक प्रकार की सेल होती है, एक प्रकार की कोशिका होती है, और इसमें भी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो गैमीट है, सिर्फ एकमात्र कोशिका ये ऐसी होती है जिसमें 46 गुणसूत्र की बजाय 23 गुणसूत्र होते हैं। और फीमेल में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे 46 गुणसूत्र की बजाय 23 गुणसूत्र होते हैं। गैमीट या युग्मक के अलावा हमारी जो अदर सेल होती हैं, अन्य कोशिकाएं होती हैं, उन सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये जो गैमीट है इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कम होते हैं, 23 होते हैं, सीधा हाफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये समझ में आ गया गुणसूत्र क्या होते हैं और डीएनए जो है। आपको ध्यान होगा हमने बोला ये दोनों कोशिकाएं जो हैं वो संलयित हो जाती हैं, और संलयन के बाद यहाँ पर एक ही कोशिका बन जाती है। तो ये 23 गुणसूत्र भी यहाँ आ जाएंगे और ये 23 गुणसूत्र यहाँ आ जाएंगे। और 23 प्लस 23, 23 प्लस 23 कितने होते हैं? 46 होते हैं। एक नॉर्मल सेल में जो गुणसूत्र होने चाहिए वो 46 ही होने चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होंगे तो ये सेल नॉर्मल नहीं कहलाएगी, एबनॉर्मल कहलाएगी। अब फादर जो है उसकी हर सेल में कितने थे? 46 गुणसूत्र थे। और जो मदर है उसकी भी हर सेल में 46 गुणसूत्र थे। अगर 46 गुणसूत्र ही गैमीट में आ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती, होती प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर 46 इसमें भी आ जाते और 46 इसमें भी आ जाते, और जब इनका संलयन यहाँ पर होता तो यहाँ पे 92 क्रोमोसोम आ जाते, जो नॉर्मल नहीं है। मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने बोला इसीलिए माता पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे यहाँ पर हो जाते हैं जब यहाँ पे गैमीट बनते हैं। ठीक है, अब 23 गुणसूत्र का मतलब ये समझते हो? 23 गुणसूत्र का मतलब ये देखो, 2 3 4 5 6 ऐसे ही गुणसूत्र होंगे। और ऐसे ही फीमेल में भी गुणसूत्र होंगे। जैसे देखो 23 नहीं बना रही हूँ मैं बस कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। गुणसूत्र का मतलब समझते हो कि इसमें क्या होगा? डीएनए होगा ऐसे, और इसमें भी क्या होगा? जो माता है, जो मदर है, उसका डीएनए होगा। अच्छा, डीएनए का मतलब समझते हो? डीएनए में हर इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपकी मदर अगर आपकी मदर कैसी है? टॉल है, यानी कि आपकी मदर जो है वो लंबी है। मतलब ये लंबी किस वजह से है? इस गुणसूत्र की वजह से है, इस डीएनए की वजह से है। अगर आपके फादर जो है वो भी टॉल है, यानी कि वो भी क्या है? लंबे हैं।
तो उनकी लंबाई किसकी वजह से है? इस डीएनए की वजह से है। या हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट ऐसा हो जो कैसा हो, यहाँ पे बौना हो, तो वो बौना भी किसकी वजह से है? इस डीएनए की वजह से है। देखो, इस डीएनए का कोई एक ऐसा पोर्शन होगा जो इसकी लंबाई के लिए उत्तरदायी होगा, और इस डीएनए में भी कोई ऐसा पार्ट होगा जो मदर की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मदर यहाँ पे बौनी है और फादर यहाँ पे लंबे हैं, तो मतलब बौनापन या लंबाई जो है वो किसकी वजह से आ रही है? गुणसूत्र में जो डीएनए है उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, इतना आप समझ रहे हो कि लंबाई किसकी वजह से है। अब देखो, अब आपने कहा कि जो यहाँ पे एक नई सेल बनी है, इसी से क्या बनेगा? यहाँ पे इसी से पूरे बेबी का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो बेबी है, इसकी जो यहाँ पे क्या है? लंबाई है। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई के लिए जो डीएनए है वो किससे मिला है? इसे देखो, इसको तो डीएनए दोनों से मिला है। आधा डीएनए इसके फादर से मिला है, आधा डीएनए इसकी मदर से मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर लंबाई के लिए जो डीएनए है वो फादर का भी डीएनए आ रखा है, वो मदर का भी डीएनए आ रखा है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो यहाँ पे बेबी होगा, जब वो बड़ा होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो उसके माता पिता जैसी होती है। या हो सकता है क्या होगा, एक पेरेंट अगर बौना है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मदर जो है हमने कहा वो कैसी है? छोटी है। उसकी हाइट कैसी है? हाइट छोटी है, या बौना कह सकते हैं, या बौनी है। अब देखो, यहाँ पे बेबी जो है वो लंबा भी हो सकता है। अगर वो लंबा होगा मतलब वो उसके पिता के जो लंबाई का गुण है वो उसे मिला है, और अगर वो बौना होगा मतलब उसकी माता का जो बौनेपन का गुण है वो उसे मिला है। तो यही रीज़न है कि जो यहाँ पे एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं उनकी लंबाई एक जैसी क्यों होती है? क्योंकि लंबाई का जो गुण आता है वो डीएनए से आता है। अब हमें जो डीएनए मिला है वो हमारे माता पिता से मिला है, तो हमारे माता पिता का डीएनए जैसा होगा, हमारे माता पिता के डीएनए की वजह से उनकी लंबाई जैसी होगी, वैसी ही लंबाई हमारी भी होगी, क्योंकि हमारा डीएनए जो है, हमें जो डीएनए मिला है वो उन्हीं से डीएनए मिला है। और जो कैरेक्टर आते हैं, जो गुण आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? डीएनए की वजह से आते हैं। तो अब समझ आया कि क्यों हमारे बहुत, सिर्फ लंबाई नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिले हैं, और जो हमें दिखाई भी देते हैं, जैसे कि हम कैसे दिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने माता पिता या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे हमारी शक्ल मिलती है, हमारी आदतें मिलती हैं, हमारी लंबाई जो है वो मिलती है, क्योंकि हमें जो हमारे डीएनए मिला है वो हमारे माता पिता से ही मिला है। क्लियर है इतना? चलो देखो, और यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो क्लास, आज हमने बात की है यहाँ पर कि क्यों एक ही सदस्य के जो लोग होते हैं उनकी लंबाई एक जैसी होती है। इसका हमने रीज़न भी यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ तक की जो भी चीज़ें हैं, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।